नमस्कार साथियों। आज हम यूनिवर्सिटी के इस पेपर के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले 40 प्रश्न जो हुए थे उसको हमने वीडियो में करा चुके हैं। अब बचे हुए प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। टाइम थोड़ा कम होने के कारण जो है इसे हम जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 41 है। कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा पांचवी होगा, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के बाद जो है भारत की स्थिति जर्जर थी। उसे विकास की पटरी पर लाने के लिए एक निश्चित टारगेट की ज़रूरत थी। तो उस वक्त की सरकार ने टारगेट बना करके जो किस क्षेत्र पर बल दिया जाए उसके लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली थी। हम सारे पंचवर्षीय योजना को लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा 1956 तक। और दूसरी जो चली थी 1956 से लेकर के 1961 तक, और तीसरी 1961 से 1966 तक। उसके बाद 3 साल गैप है, फिर 1969 से लेकर के 1974 तक, 74 तक। उसके बाद 1974 से 1978 तक। उसके बाद फिर 2 साल गैप है, यानी कि नहीं हुआ था। फिर 1980 से लेकर के 1985 तक, फिर 1985 से 90 तक, फिर 1990 के बाद फिर 2 साल गैप है, फिर 1992 से लेकर के 1997, फिर 1997 से 2002, फिर 2002 से 2007, फिर 2007 से 2012, फिर 2012 से 2017। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो पूछेगा अब तक की कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी, तो 12 हुई थी। कोई किसी का भी काल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और जितने भी योजना गैप दिख रहा है आपको, इसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। पूछेगा योजना अवकाश क्या है, तो आपको अच्छे से देखना होगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है क्या, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा 2015 होगा, यानी कि 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग को पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। नीति आयोग को पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। इसी का वर्ष 2015 में नाम बदल करके नीति आयोग किया गया, और इसका स्थापना जो है 1950 में की गई थी। और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, या फिर नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब पूछेगा बताइए कि पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे वह योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी पूछेगा कि बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अभी जो प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो मीटर गेज जो है भारत के पटरियों को चौड़ाई के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग में बांटा गया है। एक होता है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। दूसरा होता है मीटर गेज, मीटर गेज। तीसरा होता है नैरो गेज, नैरो गेज। और पहले की चौड़ाई जो होती है 1.676 होता है। और मीटर गेज की चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है। और नैरो गेज की 0.762 मीटर होता है। सब मीटर, मीटर, ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा मीटर गेज की चौड़ाई पूछ रहा है आपसे, तो इनमें से कोई नहीं होगा, 1 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है आपसे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी।
तो विश्व व्यापार संगठन को हम WTO के नाम से जानते हैं। WTO, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दुनिया के कई देश, लगभग 195 देश इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, 195 देश शामिल है। WTO को पहले हम गैट के नाम से जानते थे। गैट के नाम से, गैट के नाम से जानते थे। गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। जब इसमें बहुत सारे देश जुड़ गए तब इसका नाम WTO किया गया और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय भी पूछे, अगर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जिनेवा है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अभी हमने बताया कि इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं आपसे, आवादान उदाहरण है। आवादान कहते हैं किसको है, तो तेल पतन, जहाँ पे क्रूड ऑयल का व्यापार जहाँ अधिक मात्रा में होता है, जिस पतन पे होता है उसे हम आवादान कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आपसे क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर कहते हैं किसको है, वैसे नगर जो धार्मिक दृष्टि से बसाए जाते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ जो है अधिक मात्रा में होता है, वह सांस्कृतिक नगर कहलाता है। मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। मक्का जो है इस्लाम का पवित्र स्थल है। जेरूसलम जो है इस्लाम और यहूदी दोनों का पवित्र स्थल है। उसके बाद वाराणसी, आप तो जानते हैं कि भारत में स्थित है और यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। तो इसका सही आंसर इनमें से डी डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं आपसे कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती बसाई जाती है, या किस प्रकार की बस्ती मिलती है, तो सड़क जो होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है सड़क, ऐसे सड़क होता है, सड़क ऐसे होता है, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि ऐसे गांव बसते हैं। तो यहाँ जो होता है रेखीय प्रकार की होती है, रेखीय प्रकार की। वही तालाब के किनारे, तालाब के किनारे या पोखर के किनारे किस प्रकार की बस्ती है, तो गोलाकार बस्ती। ध्यान में रखिएगा, तालाब के किनारे। और आयताकार कहाँ बनता है, जहाँ पे क्या कहते हैं, वो एरिया जहाँ पे चारों तरफ से झील हो, झील के किनारे लगभग ये बनती है। ध्यान रखिएगा। और सीढ़ी नुमा कहाँ बनती है, पहाड़ पे। पहाड़ पे, पहाड़ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि अगर इस पे लोग बसेंगे तो ये कहलाएंगे सीढ़ी नुमा बस्ती। कहाँ बसाई जाती है, पर्वतों पर, पर्वतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं आपसे कि मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है, तो मेगापोलिस का अर्थ जो होता है, जहाँ पे अधिक मात्रा में लाखों जनसंख्या निवास करने लगते हैं, उसे मेगापोलिस कहते हैं। और ये ऐसे गाँव में नहीं होता है, ऐसा नगरों में होता है। तो मेगापोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आपसे क्या, विकास का केंद्र बिंदु क्या है, यानी कि विकास जो है किस पर आधारित है। विकास कब होगा, जब संसाधनों तक पहुंच होगा, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी, तब विकास होगा। तो इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वृद्धि जो है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो सर्वाधिक जो है एशिया में है। एशिया महादेश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश जो है लटविया है। लटविया देश जो है, यहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात कहते किसको है, भारत में जो है लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए प्रति हजार महिलाओं पर, प्रति हजार पुरुषों पर
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहलाता है। वही बात करें विश्व में, विश्व में लिंगानुपात कैसे ज्ञात की जाती है? तो प्रति 100 महिलाओं पर, प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को, महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को, संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? लटविया होगा। लटविया में लगभग 100 महिलाओं पर, 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है, 85 पुरुष है, ध्यान रखिएगा। वही भारत में कितना है? तो भारत में जो है 1000 महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, 943, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव विकास सूचकांक को किसने प्रतिपादित किया? तो मानव विकास सूचकांक को किसने एक सेकेंड, ठीक है। पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। ये जो थे पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम हैं, कितने आयाम हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा है? तो कृषि है, वानिकी है, आखेट है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से सभी। कृषि भी प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है, वानिकी भी इसी में आता है, आखेट भी इसी में आता है। आखेट होता क्या है? यानी कि मांस प्राप्ति करने के लिए आप जो भी पशुओं को पालते हैं वो आखेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहे हैं आपसे निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कहते हैं किसको है? जिसे बोने के लिए भारी मात्रा में मुद्रा या पैसों की आवश्यकता होती है, रोपण फसल कहलाता है। इसमें कॉफी आएगा, गन्ना भी आएगा, रबर भी आएगा, गेहूं नहीं आएगा, ध्यान में रखना। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रोपण फसल कभी आप धान मत मार दीजिएगा कि धान हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रोपते हैं, रोपण फसल धान नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहे आपसे पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाकलाप से। द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा कौन? उद्योग धंधा। और तृतीय में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र आएंगे, डॉक्टर, वकील, परिवहन, ये सारा जो आएगा तृतीय में आएगा। और चतुर्थ में क्या आएगा? तो बड़े बड़े आपके कॉलेज जो होंगे वह चतुर्थ क्रियाकलाप में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहे हैं आपसे कोलकाता पत्तन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, हुगली नदी के किनारे। आप ध्यान में रखिएगा, आपके बुक में गलत दिया गया है आंसर, क्या है, क्या दिया गया है पता नहीं, परंतु इसका सही आंसर जो होगा हुगली होगा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता पतन जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा पतन जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? इसे हम मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा मैप से भी आपके लगभग 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, सीधे यहाँ से पूछा जाता है। मैप के आधार पर आपको 5 राज्य का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा राज्य जो है या कौन सा स्थान जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपको बनाना होता है।
देखिएगा, तो मुंबई बंदरगाह जो है यहाँ पे है। मुंबई बंदरगाह जो है यहाँ पे है। यहाँ पे है आपका मुंबई बंदरगाह। ये है मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे है। और मरबगांव बंदरगाह जो है यहाँ पे है। कांडला बंदरगाह जो है यहाँ पे है। यहाँ पे इस एरिया में कांडला बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह जो है यहाँ पे है। पारादीप। और सबका राज्य का नाम भी पूछे तो मुंबई बंदरगाह जो है मुंबई में ही है। और वही मरमगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। और कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा। पूछ रहे हैं आपसे कि कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर जो है पारादीप है। पूर्वी तट, जब हम मैप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ऐसे मैप पढ़ते हैं। ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर होता है, नीचे वाला क्षेत्र जो होता है दक्षिण कहलाता है, और इधर वाला क्षेत्र जो होता है पश्चिम कहलाता है, और इधर वाला क्षेत्र जो होता है पूर्व होता है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे मैप को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहे हैं आपसे क्या कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है यमुना है। यमुना एक नदी नहीं, इसे नाला कहा जाए तो बेहतर होगा। कभी आप दिल्ली जाओगे तो देखने को मिलेगा कि कितनी गंदी नदी नाला की तरह बहती है ये नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है आपसे क्या, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा आप देख करके जल प्रदूषण नहीं मार दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो होता है वायु प्रदूषण होता है। जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा अधिक हो जाती है, दोनों के मिलने से जो है अम्ल वर्षा बनती है। और अम्ल वर्षा जो होता है यह हानिकारक होता है फसलों के लिए। और तभी तो जब पहली बारिश होती है तब ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि इसमें नहीं नहाना चाहिए, तबीयत खराब हो जाती है। तो उसमें बेसिकली जो होता है अम्ल वर्षा ही होता है। तो इसका सही आंसर वायु प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसे आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ पाए।